विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। Today we are starting a new topic, admission. Admissions ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एडमिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक दोनों के लिए है। पहले हम ये समझेंगे कि एडमिशन होते क्या है। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट है, दिस इज स्टेटमेंट, और ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी बनेंगी जो एडमिशन बनेंगे और इसके अंदर भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कन्फेशन बनेगी। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट किस चीज से रिलेटेड होनी चाहिए, स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट हमारे रिलेटेड होनी चाहिए फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से संबंधित। यदि उससे संबंधित कोई स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट कैसी है, वो स्टेटमेंट अपने ही अगेंस्ट जा रही है, तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज एडमिशन। तो यहां हम देखेंगे, अब इसको इसकी डेफिनेशन के हिसाब से यहां देखते हैं हम। एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट, कौन सी हो सकती है, ऑरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस, जो कोई एक इन्फ्रेंस सजेस्ट करती है, किसके लिए, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के लिए, विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन। यहां एनी ऑफ द पर्सन की बात किसकी कर रहे हैं हम, इधर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, अंडर द सर्कमस्टेंसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन। तो कहने को तो यहां एडमिशन को डिफाइन किया गया है, यहां किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, ये एडमिशन को, लेकिन ये क्या है, हेयर इन आफ्टर मेंशन। इट मींस ये और क्लियर करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो आप समझ में आ गया कि एडमिशन कौन सा है। एडमिशन स्टेटमेंट है, वो ऑरल भी हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, जिनसे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, इन्फ्रेंस, कोई नतीजा निकाल रहे हैं, किससे संबंधित, फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट से संबंधित। पूरा एविडेंस एक्ट किसके ऊपर आधारित है, फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट्स। क्योंकि कोई भी जब कोई केस डलता है तो वो केस किसके दम पे हारा जीता जाता है। यदि प्लेंटिफ अपनी स्टेटमेंट को जो कहना चाह रहा है उसको प्रूव कर देता है तो प्लेंटिफ जीत गया। यदि वो प्रूव नहीं कर पाता तो वो सूट डिसमिस भी हो सकता है, और यदि उसके अगेंस्ट डिफेंडेंट उसको प्रूव कर देता है तो डिफेंडेंट की जीत हो जाती है। तो यहां क्या है कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स, ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो विच आर मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन, एनी ऑफ द पर्सन का मतलब यहां हो गया दोनों पार्टियों में से कोई भी, अंडर द सर्कमस्टेंसेस, किन सर्कमस्टेंसेस में, अब उन सर्कमस्टेंसेस को आगे बोल रहे हैं। तो यहां पर इट इज नॉट फुल्ली डिस्क्राइब्ड, आने वाले सेक्शंस के अंदर डिस्क्राइब होगा ये। तो अब आप देखिए इसको, सेक्शन 16 के अंदर ये इसको डिफाइन कर रहे हैं, स्टेटमेंट मेड बाय ए पार्टी इन प्रोसीडिंग। इन प्रोसीडिंग मीन्स व्हेन द ट्रायल इज गोइंग ऑन, by an agent to such party whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions। तो ये कौन सा हो गया, तो यहां फिर बात कर रहा है कि स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी, या तो पार्टी उस स्टेटमेंट को करे, डिफेंडेंट या प्लेंटिफ, और बाय एन एजेंट, उसके ऑथराइज एजेंट, उसके बिहाफ पे कोई करे, ठीक है, और जिसको कोर्ट रिगार्ड कर रहा है अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस कि एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली ऑथराइज्ड बाय हिम टू मेक देम। एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली का हम यहां अंतर देखेंगे। एक तो मैं किसी को ऑथराइज कर दूं कि भाई ये मेरा एजेंट है या मेरे बिहाफ पे ये गवाही देगा या ये केस लड़ेगा, ये तो हो गया एक्सप्रेस। और एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, आप ऑटो के अंदर बैठते हैं एक जगह से, ऑटो वाला कहता है कि जी कहां जाना है, उसने कहा बस स्टैंड, कि बस स्टैंड का 20 रुपया लूंगा। तो उसने एक्सप्रेस आपको कर दिया कि आपने बैठना है तो बैठिए, नहीं बैठना तो मत बैठिए, मैं 20 रुपया किराया लूंगा। आपने राब रजामंद हुए, आप बैठ गए, ये एक्सप्रेस हो गया। इंप्लाइडली क्या हो गया, आपने एक ऑटो को हाथ दिया, उसने भी कुछ नहीं कहा, आप भी उसमें बैठ गए, वो चल दिया, थोड़ी देर जाके आपने कहा भैया रोक दो, आप उतर के चलने लगे, उसने कहा कि भैया किराया, यूं ले आपने कहाँ कहा था किराए के लिए। तो ये अंडरस्टूड है कि यदि कोई भी व्यक्ति
सड़क के ऊपर ऑटो चला रहा है और ऑटो किराए के लिए चल रहे हैं, वो सेवा तो कर नहीं रहा, परमार्थ तो कर नहीं रहा, तो आपका फर्ज बनता था भैया किराया लोगे या फ्री में लेके चलोगे, आप भी तो पूछ सकते थे। आपने भी नहीं पूछा, उसने भी नहीं पूछा, तो इसका मतलब इंप्लाइड है। ये माना जाएगा कि यदि सड़क पे ऑटो चल रहा है तो दैट इज रनिंग फॉर द पर्पज ऑफ रेंट, वो किराया लेने के लिए ही, वो आपको सर्विस दे रहा है किराए के बदले में। तो ये आप समझ गए एक्सप्रेस और इंप्लाइडली। उसके व्यवहार से भी हम पता लगा लेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा एजेंट है, यदि मान लो मेरी गैर हाजिरी में कोई मेरे कैंपस का लुक आफ्टर करता है, मैंने भले ही उसको ऑथराइज नहीं कर रखा, कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं दे रखा, वो मेरा रिलेटिव हो सकता है, वो मेरा कोई मित्र हो सकता है, वो मेरा कोई नॉन में हो सकता है, वो मेरा एम्प्लॉय हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो क्या है, यदि वो मेरे उसमें गैर हाजिरी के अंदर सारी चीजें रिसीव कर रहा है, वो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको, इम्प्लाइडली। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए कि जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है तो वो एडमिशन हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट मेड द पार्टी टू प्रोसीडिंग्स। अब प्रोसीडिंग्स को इसको और समझ लेते हैं कि ए और बी के बीच में कोई केस है, तो ए जो स्टेटमेंट देगा वो स्टेटमेंट किसके रिलेटिव प्रूव होनी चाहिए, किसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट, तभी ये जीतेगा। और बी जो स्टेटमेंट देगा वो किसके अगेंस्ट प्रूव होनी चाहिए, ए के अगेंस्ट, तभी केस के अंदर जीत पाएगा। तो ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो, और इसके लिए सबसे बेहतर क्या है, यदि ए ने कहा कि मैं 5,000 रुपए बी के मांगता हूं, यानी मैंने बी को 5,000 रुपए दिए थे, यदि ए ये कहता है कि मैंने बी को 5,000 रुपए दिए थे, तो यदि किसी भी तरह से हम ये एडमिशन ये बी से करा लेते हैं तो हम केस जीत गए। ये तो मैं ही तो कह रहा हूं, बी इनकार कर रहा है। यदि बी का एजेंट या कोई और किसी भी तरह से ये कह देता है कि हां 5,000 रुपए दिए तो एडमिशन हो गया, बात खत्म हो गई। या यूं है कि बी कह रहा है कि 5,000 दिए थे लेकिन मैंने इसको वापस कर दिए थे 5,000। अब ए डिनाई कर रहा है कि इसने कोई पैसा वापस नहीं किया मुझे। अब हम किसी भी तरीके से ये ए से कहलवा लेते हैं, ए के एजेंट से या ए से डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी स्टेटमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, कि ए हैज रिसीव्ड दिस अमाउंट फ्रॉम बी, तो ये क्या हो गया, ये एडमिशन हो गया, क्योंकि ये एडमिशन किसके अगेंस्ट जा रहा है, ए के अगेंस्ट जा रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसीडिंग्स के अंदर ये हम और आगे डिटेल के अंदर करेंगे। तो यहां स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग, तो प्रोसीडिंग में किस चीज को लेकर स्टेटमेंट है, ये प्रोसीडिंग में अपने केस को प्रूव करने से लेकर स्टेटमेंट है। तो हम जो क्रॉस एग्जामिन करते हैं, वो क्रॉस एग्जामिन का पर्पस ही ये होता है कि ए की स्टेटमेंट और बी की जो स्टेटमेंट है उसको अपने फेवर में प्रूव कराना। ए ने कोई स्टेटमेंट दी है तो हम उससे ऐसी कोई बात निकलवाएं जो बी के फेवर में जा रही हो, क्योंकि बी क्रॉस एग्जामिन कर रहा है। और जब बी अपना विटनेस लेके आ रहा है तो ए कोई ऐसी बात कहलवाए जो बी के अगेंस्ट हो, ए के फेवर में जा रही हो, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन में होता ही है। उस चीज को एस्टेब्लिश करनी होती है, अपनी चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज ऐसी निकालते हैं। अब आप आगे देखो, इसी का पार्ट 1 क्या था, पार्ट 1 था स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टी टू प्रोसीडिंग। अब इसका है स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी टू शूट, स्विंग और sued in a representative character are not admissions unless they were made by the party making them held that character. Very important. अब ये कह रहा है, थोड़ी देर पहले तो उसने कहा था कि पार्टी प्रोसीडिंग्स के अंदर जो स्टेटमेंट देगी वो एडमिशन माने जाएंगे, लेकिन अब इसने कह दिया कि कब तक एडमिशन नहीं होंगे, जब तक एडमिशन नहीं माने जाएंगे, जब तक वो पार्टी जिस समय वो बात कह रही है वो कैरेक्टर उसका होना चाहिए। इसको समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर। ए जो है, एक ए के पास एक प्लॉट है, इस प्लॉट के अंदर बी भी शेयर होल्डर है और इनके पड़ोसी एक सी वो भी है। अब यदि ए बी के अगेंस्ट केस में सी को पार्टी बनाता है तो सी की स्टेटमेंट कब वैलिड होनी चाहिए, जब सी इस प्लॉट का मालिक है। यदि या सी शेयर होल्डर है, तीसरी बात समझ लेते हैं, यदि सी शेयर होल्डर नहीं है उस समय कोई स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगी। या
ए बी का किराएदार है, तो जिस समय किराएदार रहते हुए कोई स्टेटमेंट देता है तो उसकी वैल्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पार्टी टू शूट, सुइंग और स्यूड, या तो उसने केस डाला है या उस पर केस डला है, इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर के अंदर डला है, आर नॉट एडमिशंस, वो एडमिशन जब तक नहीं माने जाएंगे, वाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट करेक्टर। तो वो जो बात उसने कही है वो उस समय कही होनी चाहिए जिस समय वो करेक्टर पजेस कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ये यहां शेयर होल्डर था सी, जब इन तीनों के अंदर अब सी की जगह कौन आ गया, एंटर कर गया, डी एंटर कर गया। अब उस समय सी ने अपना इस पे कब्जा छोड़ दिया, पोजीशन छोड़ दिया, ऑनरशिप छोड़ दी, उसकी जगह कौन एंटर कर गया, डी, डी को उसने अपना शेयर सोल्ड आउट कर दिया। अब ही इज नो लॉन्गर रिलेटेड टू दीज थ्री, इनका कोई अब कोई स्टेटमेंट देता है तो इस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ये रहते हुए जिस समय ए बी और सी को शेयरर थे, हिस्सेदार थे, उस समय सी को स्टेटमेंट देता है बी के अगेंस्ट या कि मेरा हिस्सा इसने कब्जा रखा है, या इसका हिस्सा इसने कब्जा रखा है, या इतने दिन से मेरे हिस्से को भी ये यूज कर रहा है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट वैलिड हो गई। अब यदि देता है डी को हैंड ओवर करने के बाद, उसके बाद देता है, तो इस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि अब उस करेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये करेक्टर कौन सा, को शेयरर का, हिस्सेदार का। तो कब अहमियत होगी, जिस समय वो हिस्सेदार है, हिस्सेदार होते हुए जब कर रहा है तो उसकी अहमियत है। तो यहां क्लियर। तो जो भी स्टेटमेंट हम एडमिशन कब बनेगी, एडमिशन जब बनेगी, मान लो एक और उदाहरण ले लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। ए ऑनर है और बी इसके मकान में किराएदार है। तो बी कोई भी बात कब कह रहा है, जब किराएदार है तब कह रहा है, तो चीज वो वैलिड होगी, क्योंकि वो किराएदार के कैरेक्टर में है। द मोमेंट ही लेफ्ट द हाउस, उसने छोड़ दिया ये मकान, अब वो इसके अंदर कोई सी आ गया, डी आ गया, खाली है, जो भी है। अब यदि इस मकान को छोड़ने के बाद बी कोई बात कहता है तो एडमिशन नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि बी अब किराएदार के कैरेक्टर में नहीं है। ठीक है, तो यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे देखो, सेकंड का ए, पर्सन हु हैव एनी प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग और हु मेक द स्टेटमेंट इन देयर कैरेक्टर ऑफ पर्संस सो इंटरेस्टेड। अब तीसरी ने कंडीशन लगा दी, ये ऐसे लगाओ इसको समझने के लिए। ये कह रहे हैं कि दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट और एक पिक्यूनरी इंटरेस्ट। पैसों से संबंधित हो गया, और एक ऑनरशिप से संबंधित हो गया, प्रोप्राइटरी उस पर आधिपत्य से संबंधित हो गया। अब जैसे एक हस्बैंड और वाइफ, इनका तलाक हो गया, ठीक है, और तलाक के समय वाइफ ने कंडीशन रखी कि मेरी जो बेटी है वो जब तक पढ़ेगी तब तक आप पढ़ाओगे इसको, और उसका सारा खर्चा आप वहन करोगे। तलाक हो गया, परमानेंट एलिमनी होगी, उसमें कंडीशन हो गई। अब यहां जो है ये जो चाइल्ड है सी, ये क्या है, ये स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो हुआ है हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुआ है। अब हस्बैंड ने बहुत दिनों बाद इसके फादर ने यानी कि इसको खर्चा देना बंद कर दिया। अब खर्चा देना बंद कर दिया तो ये शू नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्ट्रेंजर है इन दोनों के बीच के अंदर। लेकिन चूंकि पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गए, इसको पैसा मिल रहा है इससे, इसलिए इसकी स्टेटमेंट भी वैलिड होंगी, और यदि ये कोई बात कहती है तो भी, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत केस भी डाल सकती है। तो यहां समझ गए पिक्यूनरी इंटरेस्ट। यहां दूसरा इसका और उदाहरण ले लो आप, कि मान लो ये है, ये ए की जमीन है, बी की जमीन है, और ये सी की जमीन है। अब ए अपनी जमीन को बेचना चाह रहा है, तो ए अपनी जमीन को बेचना चाह रहा है, तो जिसको डी को बेचना चाह रहा है जमीन को, ये इसने अपना एरिया ज्यादा बता दिया। अब ज्यादा बता दिया तो उसमें प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट किसके हर्ट हो रहे हैं, बी और सी के। तो बी और सी के प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट जो हो रहे हैं, उसमें यदि कोई स्टेटमेंट उस कैरेक्टर में देता है, जब ये थे ए और सी मालिक थे, ए भी मालिक था, तो उस समय इनका कोई झगड़ा हुआ होगा, कोई पुलिस केस हुआ होगा, एनक्रोचमेंट के ऊपर लड़ाई हुई होगी, तो ये वैलिड होगी।
इसके साथ हुई होगी तो ये भी वैलिड होगी। अब मान लो सी बेच के चला जाता है, सी की जगह ई आ जाता है यहां पर, तो अब सी कोई बात कहता है तो वो वैलिड नहीं होगी। कब वैलिड होगी? जिस समय सी मालिक था, जिस समय सी इसका पड़ोसी था, इनक्रोचमेंट की लड़ाई थी, उस समय कोई बात कही होगी तो वैलिड होगी। तो बाद में तो लोग पैसों के लिए, किसी का फेवर करने के लिए बहुत सारी बात कह देते हैं, लेकिन एडमिशन कब माने जाएंगे? जब वो उस इंटरेस्ट उसका बना हुआ था। और कौन सा इंटरेस्ट? या तो प्रोप्राइटरी या पिक्यूनरी, तो उस समय की बात ये वैलिड होगी। तो जैसे मैंने वो उदाहरण दिया था, और ये तो ये किस चीज कह रहा है कि नॉट, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया प्रोप्राइटरी एंड पिक्यूनरी इंटरेस्ट। ये तो जब वो करेक्टर पजेस कर रहा है तब, और उसका इंटरेस्ट होना चाहिए इन दोनों के अंदर तभी, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तीसरा कह रहा है पर्सन्स फ्रॉम होम द पार्टी टू शूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। Persons from whom the party to shoot have derived their interest in the subject matter of the suit, जिनसे derive हुआ है इंटरेस्ट। जैसे ए ने जमीन किससे खरीदी है? बी से, और ये सी हो गया। तो ये जो है, इससे जो ड्राइव हुआ इंटरेस्ट उस समय जब ये था, तो वो भी अहमियत रखेगी। ये are admissions if they are made in continuation of interest of the persons making the statement। और ये कब तक वैलिड होंगे एडमिशन? जब तक होंगे जब तक उनका इंटरेस्ट बना हुआ है, वो पड़ोसी है, किराएदार है, शेयर होल्डर है, ठीक है, और को शेयरर है, ये सारी चीजें यदि बनी हुई है तो तब तक वो स्टेटमेंट वैलिड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अब इसको छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि ऑल द स्टेटमेंट्स, एडमिशंस आर स्टेटमेंट्स। कौन सी स्टेटमेंट्स? जो किससे रिलेटेड दी हो? फैक्ट इन इशू से या रेलिवेंट फैक्ट से संबंधित हो। और जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, इंटरेस्ट होना चाहिए, पिक्यूनरी या प्रोप्राइटरी, और तीसरा क्या हुआ? उससे डिराइव्ड इंटरेस्ट, उससे आने चाहिए हमें, उससे। तो क्या हो जाएगा? तो वो एडमिशन हो जाएंगे। और वो कब होनी चाहिए? जब वो उस इंटरेस्ट में बना हुआ है, उसके बाद या उससे पहले नहीं। मान लो ये जमीन है, 3 लोगों ने मिलकर खरीद ली, ए, बी और सी ने। अब बी ने कोई स्टेटमेंट दी है जमीन खरीदने से पहले, इनवैलिड है। बी ने ये स्टेटमेंट दी है डी को जमीन बेचने के बाद, इनवैलिड है। स्टेटमेंट कब वैलिड होगी? तब वैलिड होगी जिस समय उसका ये इंटरेस्ट बना हुआ है। किसके अगेंस्ट? या तो ए के अगेंस्ट, या सी के अगेंस्ट, या ए के फेवर में, या सी के फेवर में, जो भी है वो। तो वो केवल तब तक होगी जब तक वो इंटरेस्ट बना हुआ है। ठीक है। तो ये यहां क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये 17 और इसमें इन्वॉल्व है, जब हम देखेंगे इसको, तो 17 क्या कहता है? 17 देखो, एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू शूट। अब ये क्या है? स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन। अब इसको पहले इस इलस्ट्रेशन को समझते, तब ज्यादा समझ में आएगा, ये और क्लियर हो जाएगा। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम बी। ए ने अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ए को बी ने अपॉइंट कर दिया रेंट कलेक्शन के लिए, कि बी ने ए को अपॉइंट किया कि तेरा काम है, जिन जिन का रेंट ड्यू है उनका रेंट कलेक्ट करके लाएगा, किराएदारों से पैसा लेके आएगा। बी स्यूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू टू सी। अब बी ने इसके ऊपर ए के ऊपर केस डाल दिया। क्या? ये डाल दिया कि इसने सी से किराया नहीं लिया। ठीक है। तो इसने, बी ने केस ये डाला कि ए ने सी से किराया नहीं लिया। तो ए क्या कर देता है? ए मना कर देता है कि सी का तो किराया ही ड्यू नहीं हुआ अभी तक, सी का किराया बनता ही नहीं, तो मैं लूंगा कैसे? अब यहां पर सी स्टेटमेंट देता है कि भाई मेरा किराया बनता है। अब ये तो अगेंस्ट है ना सी के। सी कह सकता था किराया नहीं बनता, तो वो फेवर में जाती सी में कि मुझे किराया देना है। सी कह रहा है तो ये सी के क्या है? सी के अगेंस्ट है।
तो ये एडमिशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओन बी रेंट इज एन एडमिशन। ये एडमिशन हो जाएगा कि सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है हां बी का किराया मेरे ऊपर ड्यू है। तो किसकी लापरवाही सिद्ध हो गई, ए की। और ये एडमिशन किसके अगेंस्ट है, सी के अगेंस्ट, क्योंकि सी को किराया देना था। सी कहता किराया नहीं बन रहा, तो फायदा किसको हो रहा था, सी को हो रहा था। लेकिन ये कहना कि हाँ किराया बनता है मेरा और मुझे बी को किराया देना है, तो ये कैसी है, ये इसके अगेंस्ट जा रही है स्टेटमेंट, से नुकसान हो रहा है पैसों का। वो ईमानदारी की बात और वो नहीं देख रहे हम। तो यहां क्या है कि ये स्टेटमेंट जो है ये वैलिड होगी, क्योंकि ये ए के अगेंस्ट जा रही है और बी के फेवर में जा रही है। तो एडमिशन एंड इज रेलिवेंट फैक्ट अगेंस्ट ए, और ए के अगेंस्ट इसको रेलिवेंट माना जाएगा। ये इफ ए डिनाइज दैट सी डिड ओन रेंट टू बी, यदि ए मना करता है कि बी का कोई रेंट नहीं बनता, तो यहां अब आपको ये समझ में आ जाएगा। यहां देखो, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन और लायबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू शूट आर एडमिशंस। जैसे कि सी ने क्या किया था, सी ने ए के अगेंस्ट दे दिया ना और बी के फेवर में दे दिया। और एडमिशन क्यों है, क्योंकि सी के भी अगेंस्ट जा रहा है। ये सी अपने बारे में कह रहा है कि हां मैंने देना है किराया। तो इफ सच एडमिशन वुड बी रेलिवेंट एज अगेंस्ट सच पार्टी इन रिलेशन टू सच पोजीशन और लायबिलिटी in a suit bought by or against them if they are made while the person making them occupies such position or in such is subject to such a liability। अब इसके ऊपर क्या लायबिलिटी है, किराया देने की, बी की तरफ से लायबिलिटी है ना। तो यदि ये आदमी ये स्टेटमेंट देता है हां मेरे ऊपर लायबिलिटी है बी का किराया देने की, तो वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी ट्रीटेड एज एडमिशन। तो आपके समझ में आ गया यहां पर कि स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लायबिलिटी, जिसकी पोजीशन और लायबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू शूट। दोनों पार्टी है ना शूट में, तो ए और बी पार्टी तो ये है। केस क्या है कि सी से उसने रेंट कलेक्ट नहीं किया, ये केस है। किसके ऊपर है, ए के ऊपर है। बी ने दावा डाला है। बी की स्टेटमेंट क्या है कि सी का किराया नहीं बनता। केस तो दोनों के बीच में, लेकिन अहमियत क्या है, इसकी स्टेटमेंट की अहमियत है सी की। यदि सी इसके फेवर में देता है कि नहीं किराया नहीं बनता, तो क्या हो जाएगा, बी के अगेंस्ट हो जाएगा। और यदि वो कहता है किराया बनता है, तो किसके फेवर में हो जाएगा, ए के अगेंस्ट हो जाएगा और बी के फेवर में हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट अपने आप के अंदर बहुत अहमियत रखती है, ये कह रहा है। और किस में क्यों रखती है, बिकॉज ही इज द मैन। इसकी पोजीशन कैसी है, ये लायबिलिटी है उसकी। तो कोई भी ऐसी पोजीशन जिसके अंदर उसकी स्टेटमेंट अहमियत रखती है, वो जिसके भी फेवर में अगेंस्ट देगा, तो वो एडमिशन मानी जाएगी। लेकिन वो उसके भी अगेंस्ट जानी चाहिए या उसको भी उससे नुकसान होना चाहिए। तो हालांकि ये जो स्टेटमेंट है ये सी कह रहा है, सी कहता है किराया नहीं बनता, तो ए के फेवर में चली जाती। सी कह रहा है किराया बनता है, तो इसको पैसा भी देना पड़ रहा है, ये बी के फेवर में जा रही है। ठीक है, तो ये तब वैलिड होगी जिस समय वो उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, कि उसकी स्टेटमेंट पर ही फैसला होना है कि किराया बनता है या नहीं बनता, ये चीज। ठीक है, अब एक और देखते हैं 18। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स whom a party to shoot has expressly referred, इसमें वर्ड आ रहा है expressly referred for information in reference to matter in disputes are admission। वो भी अब इसके अंदर इलस्ट्रेशन दे रखा है कि द क्वेश्चन इज वेदर द हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। ए ने बी को एक घोड़ा बेचा, ठीक है, ये घोड़ा स्वस्थ था मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। सवाल ये है कि ये घोड़ा स्वस्थ था या नहीं था। तो क्या है, ए से टू बी गो एंड आस्क सी, सी नो ऑल अबाउट इट, सी स्टेटमेंट एडमिशन। इसने कहा ए बी के पास गया कि मुझे आपका घोड़ा खरीदना है, तो इसने कहा भाई घोड़े की देख रेख और सारी चीजें कौन करता है, सी करता है। घोड़े की क्या पोजीशन है, अड़ियल तो नहीं है, गिरा तो नहीं देता,
और जो भी है, हेल्दी है, मेंटल स्टेट में फिट है, ये सारा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उस घोड़े को कौन यूज कर रहा है, सी यूज कर रहा है। तो इसने क्या कर दिया, एक्सप्रेसली ही हैज रेफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन, किसको, सी को रेफर कर दिया कि गो एंड आस्क सी विल टेल बेटर कि एक्चुअल में उस घोड़े की क्या पोजीशन है। तो ये जो सी की स्टेटमेंट है, ये जो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये क्या होगी, ये एडमिशन हो जाएगी, ये अहमियत रखेगी, क्योंकि बी ने नहीं कहा है उसको कि मेरे फेवर में स्टेटमेंट दे, बी ने कहा है जो एक्चुअल पोजीशन है वो बता रहा है ये। तो यदि सी कहता है कि घोड़ा साउंड है या घोड़ा पागल है, जो भी है, वो उसी के फेवर में चली जाएगी, जैसा भी केस होगा। तो वो स्टेटमेंट भी एडमिशन हो जाएंगी जो किससे संबंधित है, लेकिन ये संबंधित किससे होनी चाहिए इसकी स्टेटमेंट, ये मैटर इन डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट है उससे संबंधित होनी चाहिए। अब डिस्प्यूट क्या हो सकता है यहां पर डिस्प्यूट हो सकता है कि आपने मुझे गलत घोड़ा बेच दिया, आपने मुझे अड़ियल घोड़ा बेच दिया, आपने मुझे बीमार घोड़ा बेच दिया। अब वो कह सकता है कि मैंने घोड़ा बेचने से पहले आपको कहा था कि सी से जाके कंफर्म कर लो। अब यदि सी कहता है कि मैंने इसको बता दिया था भैया ये घोड़ा अड़ियल है, तो किसकी जिम्मेवारी हो गई, ए की जिम्मेवारी होगी कि आपने बताने के बाद आपने लिया है, रिस्क लिया है, तो यू हैव टू बियर द लॉस। तो ये ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तो अब इसी को और हम आगे पढ़ते हैं और डिटेल में जा रहे हैं। तो अब क्या है कि एडमिशंस की जो डेफिनेशन थी वो वहां केवल नहीं थी, हम उस एडमिशंस को ही एलोबरेट कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें एडमिशन बनेगी, क्योंकि सिविल के सारे केसेस एडमिशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और यही एडमिशन जो होते हैं ये कन्फेशन बन जाते हैं, जब अपने ही अगेंस्ट व्यक्ति कोई बात बोलता है तो कन्फेशन बन जाते हैं। तो क्रिमिनल के अंदर उसी को कन्फेशन के रूप में ले लेते हैं, लेकिन एविडेंस एक्ट के अंदर इनकी रेलिवेंसी बहुत बड़ी है। क्रॉस एग्जामिनेशन होता ही कुछ चीज निकालने के लिए है, कुछ एडमिशंस वो लेने के लिए होता है कि सामने वाले से कोई ऐसी बात निकल जाए जो उसके अगेंस्ट एडमिशन का काम कर जाए, या उसके एजेंट के थ्रू, या ये, और ऐसा ही होता है। अब 19 में देखेंगे, अब 19 कह रहा है एडमिशंस आर रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। तो पहली एडमिशन की शर्त थी कि जो बोल रहा है उसके अगेंस्ट उनको प्रूव किया जा सकता है। तो ये तो पहली शर्त थी उसकी कि यदि मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ, सामने वाला कह रहा है कि आपने यहाँ से कोई चीज़ उठाई थी, मैं कहता हूँ हाँ उठाई थी, तो इससे अच्छा क्या होगा, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मेरा एडमिशन ही काफ़ी है कि ठीक है वो चीज़ मेरी थी, वापस कर दो। तो यहाँ तो कह रहा है एडमिशंस आर रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। जो बोल रहा है उसके अगेंस्ट प्रूव करना तो बहुत आसान बात है, ठीक है, और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, बट दे कैनॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम। लेकिन जो कह रहा है उसको, उसके लिए वो प्रूव नहीं कर सकता अपनी बात को। जैसे ए कह रहा है, यहां पर इसको ऐसे समझ लो कि ए यहां क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि मैंने बी को 5,000 रुपए दिए थे, ठीक है। अब ए के कहने पे कोई यकीन नहीं करेगा। यदि बी इस बात को एडमिट कर लेता है, हाँ ए ने 5,000 रुपए दिए थे, तो बात बन गई, क्योंकि किसके, बी के अगेंस्ट जा रही है ये बात। यदि ए कह रहा है तो ए की बात एडमिशन नहीं होगी, क्योंकि तो फेवर में है इसके। तो ये क्या कह रहा है, रेलिवेंट प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम, इसके अगेंस्ट नहीं जा रही है, इसके तो फेवर में जा रही है। तो लेकिन यहां पर एक बात और कह रहे हैं, ये कह रहे बट दे कैनॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इन इंस्टेड एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। तो इसका मतलब ये ऐसे कुछ बताने जा रहे हैं कि फेवरेबल होते हुए भी वो एडमिशन हो जाएंगे। मेरी ये बात कि मैंने बी को 5,000 रुपए दिए, ये साधारण परिप्रेक्ष्य के अंदर इट विल नॉट बिकम एडमिशन बिकॉज इट इज नॉट गोइंग अगेंस्ट मी, ये मेरे फेवर की बात है इसलिए नहीं होगा। बी कहता है तो एडमिशन हो जाएगा क्योंकि बी के अगेंस्ट जा रही है ये बात, ठीक है। लेकिन कुछ परिप्रेक्ष्य में, कुछ घटनाक्रम में ये चीज जो मैं अपने फेवर में कह रहा हूं ये भी एडमिशन बन जाएगी। वो कब बन जाएगी, लेट्स सी, देखते हैं। तो पहला ये कह रहा है एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ of the person making it when it is of such a nature that the person making it were dead, it would be relevant as between third persons under section 26। तो ये जो है इसको हम वैसे तो इलस्ट्रेशन में ज़्यादा समझ में आएगा,
ये कह रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट वैलिड हो जाएगी, वो स्टेटमेंट वैलिड होगी जो यदि जिस व्यक्ति ने कही है वो मृत है, वो मर गया है, और वो स्टेटमेंट थर्ड पर्सन के लिए रेलिवेंट है। तो ये यहां पर वो स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, ये स्टेटमेंट उसके फेवर में होती हुई भी एडमिशन माना जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि मरता हुआ व्यक्ति की जुबान पर सरस्वती बैठी होती है, मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। ये समाज में प्रचलित है कि मरने वाला व्यक्ति क्यों झूठ बोलेगा, जिसको पता है मेरी मौत सामने है, तो वो व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा। तो यहाँ सेक्शन 26 के अंदर हम देखेंगे, अभी उसमें नहीं जा रहे हम, तो यहाँ सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि ऐसी स्टेटमेंट कौन सी, यदि वो स्टेटमेंट ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी गई होती कि जो मर गया होता, तो उस स्टेटमेंट का फेट क्या होता। यदि उस स्टेटमेंट को हम सच मान लेते या उस स्टेटमेंट को, तो फिर वो एडमिशन के तौर पर यहां भी वैलिड होगी, ये कह रहे हैं। इलस्ट्रेशन में देखेंगे तो इसको और क्लियर कर लेंगे। तो लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 2। पहले 2 पर चले जाते हैं और फिर इसको इलस्ट्रेशन में और क्लियर कर देंगे। एन एडमिशन may be proved by or on behalf of a person making it when it consists of the statement of the existence of any state of mind or body relevant or in issue made at or about the time when such state of mind or body exists and is accompanied by the conduct rendering its falsehood improbable। इसमें ये आप देखो कंडक्ट से संबंधित है, हमने पहले ही पढ़ा था। मान लो एक लड़की है, वो पुलिस थाने में पहुंचती है, वो डरी हुई है, उसे कपड़े फटे हुए हैं, उसके शरीर पे चोट के निशान हैं, वो घबरा रही है, वो बोल नहीं पा रही है, वो नॉर्मल स्टेट में नहीं है। तो अब जो ये स्टेट ऑफ माइंड है उसका और जो स्टेट ऑफ बॉडी है, ये और उसका कंडक्ट जो है, उसके साथ जो कंडक्ट है, वो क्या बता रहा है कि इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, इसके साथ मारपीट हुई है, इसके साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की है, इसके साथ किसी ने रेप किया है। तो क्या कह रहा है, उसकी स्टेटमेंट के अलावा उसकी मेंटल स्टेट, उसकी बॉडी फिजिकल अपीयरेंस और उसका कंडक्ट क्या, वो डरी हुई है, हाथ पैर कांप रहे हैं, तो ऐसा कोई बंदा क्यों करेगा। तो हालांकि जनरल स्टेटमेंट क्या होती है कि इसको कोई भी जो बात कह रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ या मेरे साथ मारपीट हुई, तो जो मारपीट कह रहा है कि मेरे साथ मारपीट हुई, उसी को प्रूव करना है कि कब की, किसने की, कब की, ये सारी चीज़ें उसको प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसका एक्ट कंडक्ट, उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसकी बॉडी की अपीयरेंस क्या कर रही है, ये उसके फेवर में जा रही है और ये एडमिशन के तौर पे काम कर रही है कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। तो यहाँ इस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट नॉर्मल स्टेटमेंट थी, मेरी जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन नहीं मानी जाएगी जब तक मेरे फेवर में है। वो एडमिशन कब हो जाएगी, जब मेरे अगेंस्ट चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेरे फेवर में होते हुए भी मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात की पुष्टि करते हुए भी वो एडमिशन बन जाएंगे बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड कंडक्ट। और उसके साथ एक वर्ड कर दिया फॉल्सहुड, रेंडरिंग इट्स फॉल्सहुड इम्प्रॉबेबल। कोई भी व्यक्ति अपने को चोट क्यों मारेगा, कोई भी व्यक्ति अपना हाथ वाथ क्यों काटेगा, कोई भी व्यक्ति इतना अपने आप से क्यों डरेगा, अपने कपड़े फाड़ना, उसकी फौज, वो तो अपीयरेंस से पता लग जाता है कि ऐसा क्यों करेगा, एक्सीडेंट रियल में हुआ होगा। तो ये एडमिशन के तौर पर काम करेगी कि कोई भी व्यक्ति अपने अगेंस्ट यूं नहीं जाएगा। थर्ड देखो, अब थर्ड ये कह रहा है एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। यदि एडमिशन के अलावा वो रेलिवेंट होता तो भी मान लिया जाएगा। यदि कोई भी एडमिशन ऐसा है, कोई भी एन एडमिशन में बी प्रूव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट, रेलिवेंट होगी वो स्टेटमेंट, और अदर देन एडमिशन, एडमिशन के अलावा यदि वो रेलिवेंट होती है तो भी मान ली जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कुछ और है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो भी यहाँ मान ली जाएगी। अब इलस्ट्रेशन से लेट्स मेक इट मोर क्लियर। अब कोशिश करते हैं कि इलस्ट्रेशन से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब इलस्ट्रेशन में देखेंगे द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर अ सर्टेन डीड इज और नॉट फ्रॉड। ए अफर्म्स दैट इट इज जेन्युइन। तो ए क्या कह रहा है
कोई डीड कराई है ए ने और ए कह रहा है ये जेन्युइन है डीड, और बी क्या कह रहा है, नुकसान बी को हो रहा होगा, तो बी कह रहा है ये फॉर्ज्ड है, धोखाधड़ी से बनाई गई है। तो ए में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय बी। अब ए कह रहा है कि ये डीड जेन्युइन है और बी कह रहा है ये फॉर्ज्ड है, तो ये इन दोनों की स्टेटमेंट यहाँ ना एडमिशन बनेगी और ना ये इनके हक में जाएगी। कब जाएगी? जब ये डीड जेन्युइन है, इसकी कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस हम किससे प्राप्त करेंगे? बी से। यदि बी अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में या किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट से ये कह देता है हाँ ये जेन्युइन है, तो फिर क्या हो जाएगी? ए के फेवर में चली जाएगी, इसकी स्टेटमेंट को सपोर्ट मिल गई ना। यदि बी कुछ ऐसा कहलवा लेता है ए से कि ये जो डीड है ये फॉर्ज्ड है, कुछ भी, तो वो किसके फेवर में चली जाएगी? बी के फेवर में चली जाएगी। तो ये सीधी सीधी बात क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि हम कोई भी केस डालता है, प्लेंटिफ ए प्लेंटिफ है और बी डिफेंडेंट है, तो हमारी स्टेटमेंट की वैल्यू कहीं और बढ़ जाती है जब हमारी स्टेटमेंट को अपोजिट पार्टी उसको अप्रूव कर देती है, या अपोजिट पार्टी उसको लेकर कोई स्टेटमेंट देती है, या अपोजिट पार्टी हमारे फेवर के अंदर कोई भी देती है। यदि बी ए के फेवर में कोई बात कह देता है या ए बी के फेवर में कोई बात कह देता है, तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो स्टेटमेंट एडमिशन क्यों मान रहे हैं हम? क्योंकि उसके अगेंस्ट जा रहा है इसलिए। तो प्रूव द स्टेटमेंट, बट ए कैनॉट प्रूव द स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ। अपने आप से अपनी स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी कि मैं कह रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, ये नहीं मानी जाएगी। और बी यदि ये कह रहा है तो भी नहीं मानी जाएगी कि नहीं ये फॉल्स है। दोनों बोथ ऑफ देम हैज टू लीड एविडेंस जो एक दूसरे के अगेंस्ट जाए, तभी मानी जाएगी। नॉर बी कैन प्रूव द स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट डीड इज फॉल्स। तो क्या है? क्रॉस, बी कुछ बात कहे ए के फेवर में और बी के लिए ए के फेवर, ए कुछ बात कहे बी के फेवर में, तो बात बनेगी। तो पहली तो ये है। अब दूसरा देखो, इसके अंदर ये कह रहा है ए अ कैप्टन ऑफ शिप इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे। शिप, जब भी कोई शिप सेल के ऊपर जाता है तो उसको एक पर्टिकुलर रूट दिया जाता है इस जहाज को, क्योंकि पानी के अंदर तो वो तो होता नहीं है, कोई रोड इंडिकेशन सिग्नल्स तो होते नहीं है। तो ये बताते हैं कि इतने डिग्री नॉर्थ में लैटिट्यूड लॉन्डिट्यूड पे यदि आप चलोगे तो आप इस पे पहुंच जाओगे। तो ये उसको फॉलो करते रहते हैं, उसी पाथ को, कि देशांतर और अक्षांश जो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जो हमने बना रखी है, इतने डिग्री नॉर्थ में, इतने डिग्री ईस्ट में, या जो भी है उसके हिसाब से चलोगे। तो अब ये शिप के ऊपर क्या है? ए अ कैप्टन ऑफ शिप इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे। कास्टिंग अवे मतलब वो अपना रास्ता भटक गया या डूब गया। तो इसके ऊपर किसके ऊपर केस चल रहा है? कैप्टन के ऊपर केस चल रहा है। तो एविडेंस इज गिवन टू शो दैट द शिप वॉज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। तो एविडेंस किसके लिए दिए हैं? ये दिया है कि शिप जो उसका रूट था, जहां जाना चाहिए था, उससे बाहर जा रहा था ये। तो ए प्रोड्यूसेस अ बुक केप्ट बाय हिम इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस शोइंग ऑब्जर्वेशन एलीज टू हैव बीन टेकन बाय हिम फ्रॉम डे टू डे। तो ए क्या करता है? कैप्टन क्या है? एक लॉग बुक भरी जाती है, उसमें चल रहा है कि इतने बज के इतने मिनट पर जहाज इस रूट को फॉलो कर रहा है, इतने बजकर इतने मिनट पर जहाज इस रूट को फॉलो कर रहा है। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो बार बार भरी जाती है। तो एंड इंडिकेटिंग दैट द शिप वाज नॉट टेकन आउट ऑफ प्रॉपर कोर्स। और ये जो लॉग बुक भरी जा रही थी, ये इंडिकेट कर रही थी कि शिप अपने उससे बाहर नहीं जा रहा था। ए में प्रूव दी स्टेटमेंट, ए में प्रूव, ए इन स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है, लेकिन ये तो इसके फेवर की स्टेटमेंट है। कब कर सकता है? ऐसा मान के हम चलें, ए में प्रूव दी स्टेटमेंट बिकॉज दे वुड बी एडमिसिबल बिटवीन थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज के बीच में एडमिशन होती इफ ही वर डेड। यदि ए जिंदा नहीं होता तो उसके द्वारा जो भरा गया लॉग था ये वैलिड होता, तो इसको भी वैलिड माना जाएगा। क्योंकि क्या है कि एक दिन तो कोई यात्रा होती नहीं, कई दिनों की यात्रा है, और लगातार जो यात्रा जो चल रही है इसके अंदर ये क्या कर रहा है? डेली अपनी डायरी को मेंटेन कर रहा है। जैसे इसके अंदर उदाहरण ले लेते हैं हम, एक
सिक्योरिटी गार्ड है, वो सबकी एंट्री कर रहा है, जो भी बंदा आ रहा है। और हमने सीसीटीवी से मैच किया कि जो भी बंदे आए थे उन सब की एंट्री हो रही है। तो यदि कोई एंट्री हो रही है और कोई बंदा कहता है कि मैं नहीं आया, तो वो क्या हो जाएगा, किसकी बात मानी जाएगी, इसकी बात मानी जाएगी, क्योंकि प्रॉपर कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर वो ये काम कर रहा है। कहीं किसी सरकारी ऑफिस के अंदर एंट्री है, कहीं और एंट्री है, ये सब एंट्रियाज वैलिड हो जाएंगी। वैलिड क्यों हो जाएगी, यदि वो बंदा जो एंट्री कर रहा है वो नहीं है, तो उसका ये जो रजिस्टर है, एंट्री रजिस्टर है, यही अपने आप में सबूत हो जाएगा। तो ये कौन सी, ये सेक्शन 26 वाली बात तो कह रहे हैं कि यदि हम ऐसा मान लें कि जो स्टेटमेंट दे रहा है वो व्यक्ति नहीं होता, तो क्या उसके द्वारा जो एंट्री की गई वो वैलिड होती? यदि होती तो उसको भी एडमिशन मान लिया जाएगा उसी के फेवर में, चाहे वो उसके फेवर में हो। ये हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज दे वुड बी एडमिसिबल बिटवीन थर्ड पार्टीज इफ ही वर डेड, यदि वो बंदा नहीं होता, अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 26, सेक्शन 26 के उसमें यदि नहीं होता तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे और अपवाद बता रहे हैं ये। A is accused of crime committed by him at Calcutta. He produces a letter written by himself and dated at Chennai on that day. The bearing of Chennai postmark on that day. The statement in the date of the letter is admissible because if A were dead, it would be admissible under section 26. तो ये फिर वही बात हो गई कि क्या है, इसके ऊपर एक्यूज क्या है कि A के ऊपर आरोप लगा है कि A ने कोई क्राइम किया है। कहां पर किया है? कैलकाटा में, कोलकाता में। लेकिन ए शो कर रहा है कि उस दिन तो मैं चेन्नई में था, और चेन्नई और कलकत्ता बहुत दूर है। तो ये क्या है, हाईली इम्प्रॉबेबल है कि एक समय में एक व्यक्ति दो जगह नहीं हो सकता। यदि डिस्टेंस नज़दीक होता, टाइम में थोड़ी बहुत गड़बड़ होती तो भी ठीक है, इतने लंबे दूरी में तो एक समय में नहीं हो सकता, क्योंकि उसने क्या दिखाया है उस समय कि उसने उस दिन लेटर लिखा था और लेटर पोस्ट किया था, और लेटर जब पोस्ट किया था तो उसके ऊपर वो स्टैम्प थी। लेकिन ये तो यहाँ इसके हिसाब से है, वरना एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में क्या दिखाया था कि वो बंदा क्या है, ट्रेन की टिकट कराता है, ट्रेन को बोर्ड करता है और फिर ऐसे स्टेशन पे उतर जाता है, फिर वहाँ से टैक्सी लेके वापस आता है, बाई एयर उस जगह जाता है जिस जगह क्राइम करना होता है, वहाँ से क्राइम करके फिर वो टैक्सी पकड़ता है और इस स्टेशन पे आगे जो ट्रेन जा रही होती है उस स्टेशन पे बोर्ड कर जाता है, और जहाँ डेस्टिनेशन होता है वहाँ से वो उतर जाता है। तो वो दोनों चीज़ें प्रूव करता है, देखो मैं स्टेशन के अंदर गया था, मैंने यहाँ से ट्रेन ली थी और यहाँ से मैं ट्रेन से निकल रहा था, तो बीच की ट्रांजेक्शन्स गायब थी। वो अलग बात है, मैं वैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। आज तो चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं, तो आज तो हम उसको उन फैक्टर्स को भी कंसिडर करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये टैक्सी लेकर प्लेन पकड़ कर जा सकता है। लेकिन जिस समय साधन बहुत सीमित थे तो उस समय के लिए तो माना ही जा सकता है ये, ठीक है। आगे, A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen. He offered to prove that he refused to sell them below their value. A may prove these statements, though they are admissions because they are explanatory of conduct influenced by fact in issue. अब ये कह रहे हैं कि A ने B के पास कोई मोबाइल लेके गया सपोज, और इस मोबाइल की मार्केट में कीमत थी 20,000 रुपये, और ये 4-5 दिन पुराना है या 10 दिन पुराना है, 1 महीने पुराना है। बी ने कहा भाई कितने का दे दोगे? तो उसने कहा भाई साहब 19,000 से एक पैसा कम नहीं दूंगा मैं। 2-4 दिन पहले लिए, और इसने बार्गेनिंग करने के बाद 18.5 से नीचे नहीं आया ये। तो ये कह रहा है देखो साहब मैंने इस चीज़ को एक लो प्राइस पे नहीं बेचा, तो ये इसके फेवर की है। इस पे आरोप क्या लगा था कि ये मोबाइल चोरी का है या नहीं, ये था, और ये चोरी की चीज़ इसको बेचने गया था या नहीं गया था, दिस वाज द एलिगेशन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये व्यक्ति एक निश्चित प्राइस, जो मान लो मैंने खरीदा होता तो मैं भी इससे नीचे नहीं बेचता, आदमी ज़्यादा नुकसान क्यों उठाएगा। लेकिन यदि मान लो मेरा चोरी का मोबाइल होता
तो मैं तो जल्दी से जल्दी इसको डिस्पोज ऑफ करने की सोचता कि जितनी जल्दी मेरे से निकल जाए उतना अच्छा है। तो उसका 10,000 मिल जाता तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं था, 8,000 मिल जाता तो भी कोई नुकसान नहीं था कि मेरी चीज़ तो नहीं है, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन आदमी जब पैसा खर्चता है तो उसके रीजनेबल रेट ही होते हैं मार्केट के अंदर, वो उससे ऊपर नीचे नहीं कर सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है, हालांकि ये स्टेटमेंट इसके फेवर की है, लेकिन फिर भी ये क्या है, इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू को ये सपोर्ट कर रही है कि कोई भी आदमी चोरी की चीज़ को तो कितने तक भी बेच सकता है, लेकिन यदि खुद की चीज़ है तो एक बहुत नीचे प्राइस पर नहीं बेचेगा। तो ये चीज़ क्या हो गई, इसके फेवर के अंदर हो गई। तो ये एडमिशन ना होते हुए भी एडमिशन में आ जाएगा, क्योंकि जो फैक्ट इन इशू है उसके जो कंडक्ट है, उसका कंडक्ट किसको सपोर्ट कर रहा है, फैक्ट इन इशू को सपोर्ट कर रहा है। कि यदि इसी मोबाइल को उसने 10,000 में 8,000 में बेच दिया होता तो ये बहुत आसानी से इस चीज़ पे यकीन कर लिया जाता कि बी ये मोबाइल चोरी का है और बी चोरी का माल खरीदता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि चोरी का माल है, उसको पता है इसलिए जाके वहाँ बेच दिया। पर इसको ये नहीं पता था पहली बात तो कि चोरी का माल खरीदता है, और दूसरा ये एक निश्चित प्राइस से नीचे नहीं आया तो ये बताता है कि इसका मतलब ये चोरी का नहीं है। ठीक है, आगे देखो। तो इसके अंदर हमने कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके कंडक्ट जो है वो उन फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसी चीज भी उसके फेवर में होती हुई भी एडमिशन मान ली जाएगी। लास्ट वन, A is accused of fraudulently having in possession counterfeit currency which he knew to be counterfeit. He offers to prove that he asks a skillful person to examine the currency. He is doubted whether it is counterfeit or not, and that person did examine it and told him it was genuine. A may prove this fact. A के पास कुछ पैसा था, कहीं से आया होगा, लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए। किसी को उसने एक नोट दिया, उस व्यक्ति ने कहा कि भैया ये तो नकली है। अब ये चला गया बी के पास, बी इज़ एन एक्सपर्ट, ये बैंकर हो सकता है, कोई और हो सकता है। बैंकर के पास जाके बाद इसने पूछा कि भैया ये देखो ये करेंसी, ये 3 लाख रुपए उसने दिए, क्या ये सही है? तो 3 लाख रुपए उसने कंफर्म कर दिया ये करेंसी जेन्युइन है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि इस व्यक्ति की नीयत में खोट नहीं है, क्योंकि ये अब उसको डिस्क्लोज क्यों करेगा? एक नोट जब बता दिया, एक नोट पता लग गया, इस पूरी अमाउंट क्यों लेके जाता है ये उस चीज़ को करने के लिए? तो ये इस पे एलिगेशन क्या है कि काउंटरफिट करेंसी, ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली हैविंग इन पोजीशन, कि उसके पास पोजीशन में है। वो ये क्यों बताता? वो इसमें रैंडमली एक नोट चेक करा लेता, उसको कराना होता तो वो पूरी करेंसी क्यों चेक कराता, है ना? ही ऑफर टू प्रूव द आस्क ए स्किलफुल पर्सन टू एग्जामिन द करेंसी एज ही डाउटेड, कि उसको ही डाउट है कि वो काउंटरफिट है नहीं है। यदि काउंटरफिट होती तो उसको तो पता होता ना कि नकली है। तो ये प्रूव करा रहा है, ये एक स्किलफुल पर्सन को दिखा रहा है सारी करेंसी को, तो इसका मतलब क्या है? इसका दोष नहीं है। तो द पर्सन डिड एग्जामिन इट एंड टोल्ड हिम इट वाज जेन्युइन, और ये कह रहा है जेन्युइन है तो ही इसने आगे चलाई है। तो थर्ड पर्सन के उसमें भी रेलिवेंट हो गया, एक्सप्रेस ओपिनियन हो गया ना थर्ड पर्सन का, तो भी रेलिवेंट हो गया, इसलिए इसने मार्केट में दी। अब ये एक्सपर्ट के बावजूद भी वो करेंसी नकली निकलती है, देन ऑल्सो ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी, तो भी नहीं किया जाएगा। इसका एक्ट और कंडक्ट कैसा था, इसने वो चेक करा ली थी उसके बाद ये सारी चीज थी। तो यहां हमने अब देखा, पहले हमने देखा स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट एडमिशन बनेगी, फिर हमने देखा कि कौन सी स्टेटमेंट जो फेवर में होते हुए भी एडमिशन बनेंगी, उनके हमने अपवाद देखे जिसको एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो ये उसकी एक्सेप्शंस थी। तो ये हमने यहाँ तक किया है इसको। तो आगे अगली क्लास के अंदर वी विल कंटिन्यू दिस। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।